ईशा सिंह, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 22 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में साइंस डे के 36 क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के 29 क्वेश्चन और करंट अफेयर के 35 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्लीय पदार्थों का आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार का निक्षेपण शामिल होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से भी अम्लीय वर्षा होती है और नाइट्रिक अम्ल की वजह से भी अम्लीय वर्षा होती है, और ये आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के निक्षेपण इसमें शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि सामान्य वर्षा का जल प्रकृति में उदासीन होता है, जबकि अम्लीय वर्षा को 5.6 से कम पीएच मान वाली वर्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, अम्लीय वर्षा तभी माना जाएगा जब उस अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है 4.4 से कम होगा। ठीक है, 5.6 से नहीं। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अम्लीय वर्षा तब माना जाएगा जब 4.4 पीएच से कम होगी उसकी पीएच वैल्यू, तब अम्लीय वर्षा होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक स्मॉग उच्च आर्द्रता तथा कड़की पदार्थ की अधिकता से तीव्र हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि सल्फ्यूरिक स्मॉग जो है उच्च आर्द्रता और कड़की पदार्थ की अधिकता की वजह से तीव्र हो जाती है। दूसरा कह रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट भी दोस्तों सही है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं या सूर्य के प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, तो ये सूर्य के प्रकाश और इन सभी में एक अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया की वजह से जो है फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है शीत एवं आर्द्र जलवायु में सर्वाधिक समान है। देखो, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है आपको शीत और आर्द्र जलवायु में नहीं देखने को मिलेगा, यह मेनली आपको गर्मी के मौसम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ओके, ये सभी क्वेश्चन बहुत बेसिक है। अब तक आप लोगों ने टेस्ट पेपर सॉल्व किया होगा, 1 से लेकर के 20 तक के टेस्ट पेपर अगर आपने सॉल्व किया है तो लगभग देखेंगे आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अब रिपीट ही होंगे। ठीक है, इसके बाद अब शायद 23 से लेकर के 28 तक के टेस्ट पेपर जो है फुल लेंथ है, तो अब सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अब जल्दी जल्दी आपका सारा टेस्ट पेपर कंप्लीट कराएं। ओके, अब ज़्यादा हर क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। हमने पहले से ही सारे टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका समय बचे और बचे हुए समय में आप अपना रिवीजन करो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन का प्रकार दिया है एक साइड, दूसरी साइड इसका विवरण दिया है, बताना है कि कितने सही सुमेलित हैं। तो ग्रे हाइड्रोजन में कह रहा है कि कार्बन कैप्चर की आवश्यकता के बिना प्राकृतिक गैस से उत्पादित होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पिंक हाइड्रोजन नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। टर्कवाइज हाइड्रोजन, देखो टर्कवाइज हाइड्रोजन जो है ये मीथेन पायरोलिसिस के माध्यम से उत्पादित होता है। तो ये तीसरा सही नहीं है। चौथा कह रहा है येलो हाइड्रोजन सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए विद्युत अपघटन द्वारा उत्पादित होता है। तो चौथा भी सही सुमेलित नहीं है। पूछा कितने सही सुमेलित थे, तो केवल 2 सही सुमेलित थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस एंड डैमेज फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन के अपरिवर्तनीय प्रभावों का निवारण करने के लिए सुभेद्य देशों में संयुक्त राष्ट्र वित्तीय परिषद ढांचे के अंतर्गत इसकी परिकल्पना की गई है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि यह जलवायु प्रभावों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों प्रकार की क्षति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि यह एक अनिवार्य अंशदान, अनिवार्य कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ट्रैप वर्ड होते हैं, उस पर आपको ध्यान देना जरूरी होता है। ठीक है, तो अनिवार्य अंशदान तंत्र है
जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के तहत केवल विकसित देशों पर लागू होती है। तो देखो ये कोई केवल विकसित देशों पर नहीं लागू होती है, और ये कोई अनिवार्य अंशदान पत्र नहीं है कि देना ही देना है, अपना अंशदान अपना कंट्रीब्यूशन देना ही ऐसा कुछ अनिवार्य नहीं है। ठीक है, और विकसित देशों पर लागू होता है स्पेशली तो नहीं, ऐसा नहीं है। तीसरा गलत है। देखो इसमें विकसित और विकासशील देश अपनी क्षमता के अनुसार इसमें योगदान दे सकते हैं। ठीक है, अनिवार्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। दोनों स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो यहाँ पे केवल 2 स्टेटमेंट सही है, वो भी पहला और दूसरा, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पारा पर मीना माता अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव जनित उत्सर्जन और पारे के निर्गमन से मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। पारा पर मीना माता अभिसमय के संदर्भ में क्या कह रहा है कि एक वैश्विक संधि है। इसका क्या उद्देश्य है? तो ये मानव जनित यानी मानव से होने वाले उत्सर्जन और पारा के निर्गमन से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें पारे के संपूर्ण जीवन चक्र में नियंत्रण उपायों का प्रावधान है जिसमें खनन, व्यापार, उपयोग, उत्सर्जन और निपटान शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देखो अब क्योंकि एग्जाम करीब आ रहा है तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव लगे तो दोनों स्टेटमेंट सही होगा। अगर किसी स्टेटमेंट में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई होंगी तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। ओके, तो और दूसरा कि आपको ट्रैप वर्ड्स पहचानने हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे ट्रैप वर्ड्स बताए हैं, 1 से लेकर के 20 तक की वीडियोस को आप देखिएगा, और राजीव सर की भी विजन है इसकी टेस्ट पेपर की वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें नॉलेज मिल जाएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रैप वर्ड्स भी बताती हूँ, कुछ टेक्निक भी बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी जितने भी आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रस्तावित वैश्विक प्लास्टिक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर विधिक रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय लिखित करने का जनादेश संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का सभा द्वारा अपनाया गया। देखो प्लास्टिक के संदर्भ में अक्सर जब भी नियम लाया गया है तो बाध्यकारी लाया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाध्यकारी दे दे तो अंधों की तरह आप स्टेटमेंट गलत कर दें। थोड़ा सा आपको पढ़ना और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है। बिना बेसिक नॉलेज के, बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ ट्रिक आप नहीं भी अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए देखो प्लास्टिक प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मे भी ये बाध्यकारी हो सकता है। दिमाग में ऐसा आपको लाना है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें तो। ठीक है, तो देखो कि किसके संदर्भ में बात हो रही है। तो प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में बात हो रही है तो बाध्यकारी होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है आपका। और ये किसके द्वारा ऐसा विकसित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यावरण से रिलेटेड एक संस्था है, ऐसा भी ध्यान रखना है आपको। अगर नहीं पता चल रहा है तो ये ध्यान रखो कि देखो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है जो पर्यावरण के लिए काम करता है। किसी अन्य सभा अगर सामाजिक संस्था होता, कोई अन्य संस्था का नाम होता जिसका पर्यावरण से कोई रिलेशन नहीं होता तो वो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पर्यावरण से रिलेटेड एक संस्था है, मे भी ये कर सकता है ऐसा। तो एग्जाम में ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, हालांकि जब आप एनवायरनमेंट की मैगजीन पढ़ते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत फिक्स नॉलेज हो जाएगी, आपको कोई फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरा कह रहे हैं अंतर सरकारी संधि वार्ता समिति इस संधि के वार्ता एवं उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहे हैं कि इसमें उत्पादन एवं डिजाइन से लेकर निपटान और अपशिष्ट प्रबंधन तक प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को सम्मिलित करने वाला दृष्टिकोण अपनाया गया है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही कि अगर उत्पादन हो रहा है तो उसका लास्ट तक यूज होने के बाद जो बचता है प्लास्टिक एनवायरनमेंट में हमारे फैला रहता है तो उसका निपटान भी करना होगा। ठीक है, उसका प्रबंधन भी करना होगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपको पीडीएफ मिले, वीज़ा आईएएस का चाहते हो या संस्कृत आईएएस का चाहते हो या दृष्टि आईएएस का चाहते हो या फोरम आईएएस का चाहते हो, यूपीएससी के लिए सी सेट या जीएस दोनों आपको मिल जाएगा। तो आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में लगभग 149 या 148 में सिंगल इंस्टीट्यूट का पूरा टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग टेस्ट पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उस ग्रुप में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट में भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने पे आपको बहुत प्रॉफिट भी होगा कि आप ऑफलाइन टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। आपको वहाँ पे एनालिसिस भी आपका रिजल्ट भी मिलेगा कि आपका किस तरह से परफॉर्मेंस हो रहा है। तो इंस्टीट्यूट में भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे दृष्टि आईएएस में लगभग 10,000 फ़ी है, विजन आईएएस में लगभग 12-13 हज़ार फ़ी है और
ऐसे ही अदर इंस्टीट्यूट में भी फ़ी है, तो आप लोग वहाँ पे भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई अपशिष्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते हैं, तो एक बार अगर ख़राब हो जाता है दोबारा हम उसको यूज़ नहीं करते, हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहता है, हम लोग उसको फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि कचरा बनते जा रहा है ना, इसी को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो पहला है कि निर्माता, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि निर्माता, उत्पादक, नवीकरणीयकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता ई अपशिष्ट को 180 दिनों तक संग्रहित कर सकते हैं, जिसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के तहत 365 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि 180 दिनों तक ये संग्रहित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि इस डेट को जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुछ शर्तों के अधीन रहते हुए इस डेट को बढ़ाया जा सकता है, यानी 365 दिनों तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि सीपीसीबी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 माह में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नियमों के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है, तो आवश्यक होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि वर्ष की समाप्ति के एक महीने में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ये अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक और दो दोनों। उपयुक्त प्राणियों में से कितने खुरदार हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस पूछती है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो, पिग्मी हॉल, ब्लैक बक, हिरन, गैंडा, ये सभी जो है खुरदार जानवर हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोगों ने विजन पीटी 365 की मैगजीन अगर पढ़ा होगा एनवायरनमेंट की, तो उसमें दी हुई है खुरदार जानवर कौन कौन से हैं, तो 8-10 दिया हुआ है, उसमें पढ़ लेना, तो थोड़ा और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। मे भी एग्जाम में दे तो किसी और जानवर का नाम दे दे तो आपको ध्यान न रहे, तो इसलिए एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहिष्णुता के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि किसी जीव के लिए किसी विशेष पर्यावरणीय कारक के प्रति सहिष्णुता की सीमाएं उस परास को निर्धारित करती है जिसके भीतर वह जीवित रह सकता है, किंतु अनिवार्यतः वह प्रजनन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। इसी को सहिष्णुता का नियम कहते हैं कि कोई जीव है किसी विशेष पर्यावरणीय कारक के प्रति वो सहिष्णु की सीमाएं उस परास को निर्धारित कर देती है कि वो उस पर्यावरणीय कारक के बीच किस तरह से रह पा रहा है, ठीक है। तो जैसे वह जीवित तो रह सकता है, लेकिन वो अनिवार्यतः प्रजनन नहीं कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि किसी एक पर्यावरणीय कारक के लिए सहिष्णुता परास की सीमा अन्य कारकों की सहिष्णुता परास से स्वतंत्र रूप से भिन्न हो सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है, बहुत बेसिक से बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला है पारिस्थितिकी में समष्टि नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि बताइए कि कितने जो है घनत्व निर्भर कारक है। तो कितने घनत्व निर्भर कारक है? तो प्रतिस्पर्धा है, परभक्षण है और परजीविता है, मौसम और प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। तो 3 होंगे आपके, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन 1 कह रहा है कि जैव आवर्धन के कारण खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता अधिक होती है। देखो, हम जैव आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब ये जैव आवर्धन क्या होता है? देखो बच्चे, कुछ ऐसे हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे विषाक्त पदार्थ हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, जो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है, जो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे किसी जीव ने इसको ग्रहण किया, तो मैक्सिमम चीज़ें नहीं, इसके जो विषाक्त पदार्थ हैं वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसके अंदर ही संचित रह जाती है, ठीक है। यानी निकलने की दर जो है इसकी कम है और संचय होने की दर ज़्यादा है, तो इसके अंदर क्या होगा, विषाक्त पदार्थ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे इस मछली को, मान लो ये छोटी सी मछली है, इस छोटी सी मछली को किसी बड़ी मछली ने खा लिया, तो अब ये जो इसके अंदर विषाक्त पदार्थ था वो इसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें क्या होगा कि इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इस बड़ी मछली को और बड़ी मछली ने खा लिया, ठीक है,
और बड़ी मछली ने खा लिया, तो इसमें जो है विषाक्त पदार्थ की मात्रा और ज़्यादा इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, जैव आवर्धन। यानी कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में क्या होता है कि अपशिष्ट विषाक्त पदार्थों का संचयन जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, संचयन जो है बढ़ते जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। ओके, तो जैव आवर्धन के कारण खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता अधिक हो जाती है। उच्च पोषण स्तर पे क्या होगा भाई, विषाक्त पदार्थों की सांद्रता अधिक हो जाएगी। बहुत बेसिक सी बात है, समझ में आई बात। ठीक है, देखो दूसरा क्या कह रहा है कि डीडीटी भी क्या है, एक तरह का विषाक्त, ऐसा विषाक्त पदार्थ है जो हमारे एनवायरमेंट में समाप्त नहीं होता है, यह डिग्रेडेबल नहीं होता है। तो डीडीटी जैसे चयापचय न होने वाली संदूषक पर्यावरण में बने रहते हैं, जो चयापचय या उत्सर्जन द्वारा प्रभावी रूप से निष्कासित नहीं हो पाने के कारण जीवों के ऊतकों में संचित हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका कि इसका पाचन इन लोग नहीं कर पाते हैं, ना ये इनके शरीर से बहुत आसानी से उत्सर्जित हो पाता है, तो उत्सर्जन कम होता है और संचय ज़्यादा हो जाता है इनके बॉडी में। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि जब किसी जीव द्वारा विषैले पदार्थों का अंतर्ग्रहण दर उनके निष्कासन दर से अधिक हो जाती है, तब उस जीव के भीतर उन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो कोई जीव खा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पॉटी कम कर रहा है, खा ज़्यादा रहा है पॉटी कम कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, उसके पेट में मलबे की मात्रा बढ़ जाएगी ना। इसी तरीके से डीडीटी या फिर ये जो अन्य जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही होता है कि इनका उत्सर्जन हमारे बॉडी से बाहर कम निकलता है, हमारी बॉडी के टिश्यूज में ये संचित होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 2, कथन 3 दोनों ही सही व्याख्या कर रहा है। आप लोगों में से किसी एक ने मुझसे पूछा था कि मैम इस तरह के क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो देखो पहला स्टेटमेंट तो इसमें सही है। ठीक है, नो डाउट। दूसरा भी स्टेटमेंट पढ़ो पहले, तो ये समझो कि देखो बस दो ये दूसरा स्टेटमेंट पे ध्यान दो। तो देखो आपने पढ़ा कि हाँ ये दूसरा स्टेटमेंट सही है कि चयापचय न होने वाले संदूषक पर्यावरण में बने रहते हैं, जो चयापचय या उत्सर्जन द्वारा प्रभावी रूप से निष्कासित न होने के कारण जीवों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या व्याख्या कर रहा है पहले स्टेटमेंट की, पहली स्टेटमेंट का क्या कारण बन रहा है दूसरा स्टेटमेंट, हाँ बताओ। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जैव आवर्धन के कारण खाद्य श्रृंखला के उच्च पोषण स्तरों पर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता अधिक हो जाती है। क्यों अधिक हो जाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जीवों के ऊतकों में जो है ये जो विषाक्त पदार्थ होते हैं संचित होते जाते हैं, इसीलिए देखेंगे आप लोग कि विषाक्त पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है। तो दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। आंसर कैसे करना है, पहले वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ करके क्यों पूछो खुद से, क्यों, और क्यों पूछने के बाद दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, फिर इसी तरीके से क्यों पूछने के बाद तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि क्या ये सही में व्याख्या कर रहा है पहले स्टेटमेंट की। जैसे इसमें देखो कह रहा है कि जब किसी जीव द्वारा विषैले पदार्थों का अंतर्ग्रहण दर उनके निष्कासन की दर से अधिक हो जाती है, तब उस जीव के भीतर इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है। तो बिल्कुल हाँ बढ़ती है, क्योंकि पहला भी स्टेटमेंट यही कह रहा था कि सांद्रता अधिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो ये बता रहा है कि क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि निष्कासन दर निष्कासन दर कम होता है और अंतर्ग्रहण दर ज़्यादा होता है, इसी वजह से। तो यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही भी है और साथ में ये पहले कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर किया जाता है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना है, फिर क्यों आंसर खुद से क्वेश्चन पूछना है कि क्यों, फिर दूसरा पढ़ो, देखो कि क्या वो आंसर कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन बता रहा है कि क्यों ऐसा होता है। और दूसरा स्टेटमेंट कभी कभी क्या होता है कि दूसरा स्टेटमेंट सही होता है लेकिन पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता, वो आपके क्वेश्चन पढ़ने पे समझ में आएगा कि पहला स्टेटमेंट से पूछो कि क्यों, पहला स्टेटमेंट पढ़ो तो क्यों, फिर क्यों का अगर आंसर पता चल रहा है दूसरे स्टेटमेंट से या तीसरे स्टेटमेंट से, तभी हम मानेंगे कि हाँ दूसरा कथन है या तीसरा कथन है जो इसकी व्याख्या पहले कथन की व्याख्या कर रहा है। ओके, अगर अगली बार डाउट हो तो फिर पूछना, मैं बता दूंगी। देखो इस क्वेश्चन में पहला कथन कह रहा है कि खाद्य जाल सरल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को अधिक बढ़ाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, जो खाद्य जाल होते हैं सरल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को अधिक बढ़ाते हैं। दूसरा कह रहा है कि खाद्य जाल में जीव जो है अनेक आहार संबंधों के माध्यम से परस्पर संबद्ध होते हैं, जिससे परस्पर संबद्ध खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनता है। तो देखो खाद्य जाल कैसे बनता है कि हर जीव जो है एक दूसरे पर निर्भर है, कोई जीव किसी को खा रहा है मार करके, कोई जीव किसी को खा रहा है, कोई जीव है जो प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर है, जैसे घास फूस पर निर्भर है। तो ये क्या है, हर जीव एक दूसरे से संबद्ध होता है, तो इससे जो ये श्रृंखला बनती है इसी को खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो खाद्य जाल में अनेक
खाद्य जाल में जीव जो है अनेक आहार श्रृंखलाओं के माध्यम से परस्पर संबद्ध होते हैं, जिससे परस्पर संबद्ध खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनता है। इसी को खाद्य जाल कहते हैं। तो पहले दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है पहले स्टेटमेंट की व्याख्या भी कर रहा है कि खाद्य जाल जो है सरल खाद्य श्रृंखलाओं की तुलना में पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता को अधिक बढ़ाता है। जितना ज़्यादा खाद्य जाल जटिल होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता होगी उतनी ज़्यादा अधिक होगी। तीसरा कह रहा है कि खाद्य जाल में सरल खाद्य श्रृंखलाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में पोषण संबंध और आहार मार्ग होते हैं। तो बताओ कि क्या ये तीसरा स्टेटमेंट सही है? तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है कि खाद्य जाल में क्या होता है, सरल खाद्य श्रृंखलाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में पोषण संबंध और आहार मार्ग होते हैं। तो आहार मार्ग क्या है? मतलब जैसे कि मान लो कोई ऐसा जीव ले लो, जैसे बाघ है तो वो हिरण को भी खा सकता है, भैंसे को भी खा सकता है, कोई अन्य छोटे मोटे जीव को भी खा सकता है। तो क्या है कि भाई खाद्य जाल जो है, खाद्य जाल में सरल खाद्य श्रृंखलाओं की अपेक्षा अधिक संख्या में पोषण संबंध और आहार मार्ग होते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और दोनों ही कथन एक की व्याख्या कर रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कथन 1 कह रहा है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 15% पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन करने से प्रजातियों की विलुप्त होने की आशंका को लगभग 60% तक कम किया जा सकता है। अगर हम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, ये प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन है ये आपको कमेंट में बताना है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन होते हैं? ठीक है, तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में 15% पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन करने से प्रजातियों की विलुप्त होने की, यानी प्रजातियों के खत्म होने की समस्या या विलुप्त होने की जो आशंका है उसको लगभग हम 60% तक कम कर सकते हैं। अगर हम प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में 15% तक पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन करते हैं, ठीक है, यानी कि फिर से पेड़ पौधे लगाते हैं, फिर से समुद्रों को हम जो उसमें प्रदूषण फैल रहा है उसको हम कम कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि हम प्रजातियों की विलुप्त होने की आशंका को हम 60% तक कम कर सकते हैं अगर हम 15% पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्रों का पुनर्स्थापन भूमि और महासागरों के क्षरण को रोककर उन्हें पुनः संरक्षित करके पर्यावासों में सुधार करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है ना कि कैसे हम पुनर्स्थापन करेंगे, भूमि और महासागरों के क्षरण को रोक करके, उन्हें संरक्षित करके, पुनः संरक्षित करके, उनके पर्यावासों में सुधार करके ऐसा हम कर सकते हैं। तो दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या करा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो झीलों के प्रकार हैं। ओके, तो अल्पपोषी झील, अल्पपोषी झील में कह रहा है कि पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है और निम्न उत्पादकता होती है। देखो अल्पपोषी झील कहाँ किसे कहेंगे? जब पोषक तत्वों की मात्रा कम होगी, बहुत कम होगी और इसकी उत्पादकता भी क्या होती है? कम होती है। ये कहाँ पे ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगा? जहाँ पे खास अत्यधिक गहराई, देखो गहराई कहीं भी हो, गहराई मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है सबसे ज़्यादा कि जहाँ पे जो है तलछट बहुत कम होता है। तलछट जहाँ पे कम होगा यानी कि पानी जहाँ पे साफ होगा वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पोषक तत्वों की कमी होगी। ठीक है, पानी अगर साफ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पोषक तत्व कम है। पोषक तत्व कम होने की वजह से यहाँ पे आपको ज़्यादा जीव जंतु या फिर ज़्यादा वनस्पति देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे निम्न उत्पादकता होगी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि अत्यधिक गहराई, स्वच्छ जल। देखो स्वच्छ जल स्टेटमेंट में जब भी अल्पपोषी झील दे और इसके संदर्भ में स्वच्छ जल और तलछट बहुत कम है, प्रकाश प्रॉपर पहुंच रहा है, तो वो अल्पपोषी झील होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई गलत हो गया, पानी एकदम साफ है तो यहाँ पे जीवों की विविधता बहुत ज़्यादा होगी। देखो आप लोग जहाँ पे पानी का जल बहुत साफ होता है, तालाब मान लो कोई तालाब है जहाँ जिसका पानी बहुत साफ है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे पौधे वौधे थोड़े कम होंगे। लेकिन वही दूसरा आप देखेंगे तालाब जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है जिसमें, तो वहाँ पे बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के छोटे छोटे वनस्पति होंगे, तरह तरह के छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े, अलग अलग वेराइटी के आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे जो गंदा वाला तालाब है इसमें पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, पारदर्शिता कम होगी। लेकिन ये क्या है, जो गंदा वाला तालाब होगा ना उसकी उत्पादकता थोड़ी अधिक होती है, लेकिन वह हमारे एनवायरनमेंट की दृष्टि से अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है सुपोषी झील, इसमें क्या होता है? उच्च पोषक तत्व और उच्च उत्पादकता होती है, कम कार्बनिक पदार्थ संचय
वाला गहरा जल, देखो कम कार्बनिक पदार्थ, जहाँ पे अगर सुपोषी झील बोला जा रहा है समझ लो वहाँ पे पोषक तत्व ज़्यादा है, उच्च उत्पादकता भी होगी, कार्बनिक पदार्थ कम नहीं होगा बल्कि कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा। जैसे हमने आपको बताया था कि जब तालाब में घरेलू कचरा बढ़ जाता है, जैसे कि मान लो कि घर किचन का कचरा आ रहा है, किचन कचरे में क्या होता है कि उसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इससे में क्या होता है कि तालाब में जीवों की संख्या बढ़ जाती है, वनस्पतियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो यानी कि जब कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होगा तभी पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, और पोषक तत्व ज़्यादा होगा तभी उत्पादकता ज़्यादा होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे बीओडी कम हो जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। ओके, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कम कार्बनिक पदार्थ संचय वाला गहरा जल नहीं बल्कि अधिक कार्बनिक पदार्थ वाला गहरा जल होना चाहिए। दुष्पोषी झील में क्या है कि ह्यूमस से भरपूर पीले रंग से भूरे रंग का जल होता है। तो यहाँ पे दूसरा आपका तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि दुष्पोषी झील मतलब जो गंदा जल होगा जिसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होगा, ह्यूमस की मात्रा यानी पत्ती सत्ती जो है सड़ गल करके उसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ह्यूमस इसे कहते हैं। पीले रंग से ये भूरे रंग का हो जाएगा और ये कार्बनिक अम्लों के कारण अम्लीय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका जो निम्न पीएच मान होगा, पीएच मान जितना ज़्यादा कम होगा ये अम्लीय उतना ज़्यादा होगा, तो यानी कि यहाँ पे निम्न पीएच मान होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे अम्लीयता भी ज़्यादा होगी। तो तीसरा सही है। पूछा था कितने सही है, तो केवल 2 कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता विनियमन 2025 के तहत जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को लाभ साझा करना अनिवार्य है। ठीक है, देखो जैविक विविधता विनियमन 2025 आया, इसके तहत जैविक संसाधन, जो भी जैविक संसाधन होंगे, जो भी प्रकृति से संसाधन प्राप्त किए जाएंगे, तो उस जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं का लाभ जो है साझा करना अनिवार्य होगा। जैसे कहीं कोई जड़ी बूटी लेकर के आप दवा बना रहे हैं, तो ऐसा इसके तहत ये नियम बनाया है भाई इस दवा का लाभ, इस प्रॉफिट का लाभ, उस तुम दवा बना करके बेचोगे तो इससे जो प्रॉफिट होगा सॉरी, तो इससे जो प्रॉफिट होगा तुमको उस प्रॉफिट को उस स्थानीय लोग जहाँ से तुम जड़ी बूटी इकट्ठा की हो वहाँ के लोगों को भी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जैव विविधता विनियमन 2025 के तहत जैविक संसाधनों के उपयोगकर्ताओं का लाभ साझा करना अनिवार्य बताता है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में आपको कथनों पे विचार करना है। 4 स्टेट ऑप्शन ये हैं, बताना है एग्जैक्ट आपका कौन सा आंसर होगा। तो देखो दूसरा स्टेटमेंट देखो, तो लाभ साझाकरण वार्षिक कारोबार से संबद्ध होता है तथा कृषि औषधीय पौधों के उपयोगकर्ताओं को इससे छूट प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखो कृषि औषधीय पौधों के उपयोगकर्ताओं को इससे छूट प्रदान की गई है। ठीक है, यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत सीमाओं से 100 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के लिए, देखो रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के लिए, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। तो रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के लिए वन स्वीकृति के बिना वन्य भूमि का वनेतर उपयोग अनुमत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 लाया गया, इसमें ये कहा गया भाई कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो हमारा जो किसी देश के साथ अगर हमारा जो हमारे देश की जो सीमा लगती है उस सीमा के रेंज में 100 किलोमीटर के रेंज के भीतर आने वाले क्षेत्रों में अगर मिलिट्री चाहती है कि यहाँ पे हमको जंगल में से सड़क बनाना है, तो इसके लिए रैखिक परियोजनाएं ऐसी होती है जैसे रेल बनाना है, तो ये क्या है, एक सीधी रेखा वाली परियोजना हो गई। सड़क बनानी है तो एक सीधी रेखा वाली परियोजना हो गई, तो इसी को रैखिक परियोजना कहते हैं। तो यानी कि अगर आर्मी को या मिलिट्री को चाहते हैं कि वो जो है जंगल के रास्ते से, जंगल के अंदर से वो रास्ता बनाए जो कि उनके लिए जो है हथियार आपूर्ति आराम से हो सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके, आसानी से ये तेजी से काम कर सके, आ जा सके, तो इसके लिए इनको वन स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होगा अब। ठीक है, ये जो है इस वन का उपयोग गैर वन के रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए इनको वन स्वीकृति के बिना भी ये काम कर सकते हैं, अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। बस ये है कि वो जो क्षेत्र है, वो जो वन भूमि है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर के भीतर है, जंगल है, तो जंगल में से भी सड़क बनाई जा सकती है, जंगल में से भी जंगल को काट करके रेल पटरी बिछाई जा सकती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ इसके लिए हमें वन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।
तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यह अधिनियम सभी वन्य भूमियों पर लागू होता है, भले ही उन्हें पहले के वन कानूनों के तहत किसी भी प्रकार से वर्गीकृत किया गया। देखो, ये जो अधिनियम है सभी वन भूमियों पर लागू नहीं होता है, कुछ को छोड़ा गया है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इस संशोधन के अंतर्गत निर्धारित वन क्षेत्रों में पारिस्थितिक पर्यटन और पर्यावरणीय मनोरंजन जैसी गतिविधियों की अनुमति प्रदान करता है। तो देखो, तीसरा स्टेटमेंट सही है। एग्जाम में आपको ट्रैप करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स देंगे जो आपको लगेगा कि यार मे बी ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक पर्यटन और पर्यावरणीय मनोरंजन, ठीक है, अगर किसी और अन्य भ्रामक शब्द यूज किया होता तो मे भी स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पारिस्थितिक पर्यटन यानी कि ऐसा पर्यटन जो पारिस्थितिक को, हमारे पारितंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर्यावरणीय मनोरंजन मतलब वहाँ पे लोग जाकर के मनोरंजन कर सकते हैं जंगलों में जाकर के, लेकिन ये पर्यावरणीय मनोरंजन होगा यानी एनवायरमेंट की दृष्टि से नुकसानदेह नहीं होगा। ओके, तो तीसरा भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला और तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कथन एक कह रहा है, पेरिस समझौता के अंतर्गत संवर्धित पारदर्शिता ढांचा का उद्देश्य पारस्परिक विश्वास का निर्माण करना तथा जलवायु कार्रवाइयों के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि पेरिस समझौता के अंतर्गत क्या है कि संवर्धित पारदर्शिता ढांचा का उद्देश्य पारस्परिक विश्वास का निर्माण करना और जलवायु कार्रवाई के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। दूसरा कह रहा है कि इस ढांचे के अंतर्गत सभी पक्षकारों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और अवशोषण संबंधी विस्तृत जानकारी की सूचना देनी होगी और जिससे और अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति को ट्रैक करना होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। बहुत बेसिक सी बात कह रहा है कि भाई हर देश, जितने भी पक्षकार देश हैं, सभी पक्षकार देश जो हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितना कमी कर रहे हैं और उसमें कितना प्रगति हासिल कर लिए हैं। इसके साथ जो उन्होंने अपनी एनडीसी लक्ष्य निर्धारित किया है वो एनडीसी लक्ष्य की प्रगति को ट्रैक करें और अपनी रिपोर्ट हमें दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और एक बात आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि भारत की एनडीसी लक्ष्य क्या क्या है। हर 5 साल पे ये अपडेट होता है, तो भारत ने भी क्या अपडेट किया है, भारत का अब क्या एनडीसी लक्ष्य है, इसको पढ़ लेना। एनवायरमेंट की विजन मैगजीन में दिया हुआ है पीटी 365 में, तो रिवीजन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो। एनडीसी लक्ष्य से इस बार क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। कथन तीसरा देखो, ये ढांचा विकासशील देशों के लिए अनुकूलन समाप्त करता है। देखो, ये ढांचा विकासशील देशों के लिए अनुकूलन समाप्त नहीं करता है और उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना, देखो ये थोड़ा स्टेटमेंट बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, आप अपने आप ही इस स्टेटमेंट को, मुझे जहाँ तक पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट गलत मान लेंगे, ठीक है। तो बिना समान रूप से संबद्ध सूचना प्रेषण दायित्व लागू करता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि भाई विकासशील देशों के अनुकूलन समाप्त नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि सभी देशों, जैसे कोई अगर विकासशील देश है उसकी क्षमता कम है तो उसको छूट दिया जाएगा कि भाई अगर वो अपनी रिपोर्ट देर में भेज रहा है तो कोई बात नहीं है, देर में भी भेज सकता है। कोई छोटा द्वीपीय देश है तो वो भी अपनी रिपोर्ट को देर में भेज सकता है, तो उसकी क्षमता के अनुसार उसको कुछ छूट प्रदान की गई है। तो तीसरा गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, कथन 2 और 3 में से केवल एक ही सही है, ठीक है। दूसरा सही था, तीसरा गलत था, और उनमें से केवल एक ही कथन जो है एक की व्याख्या कर रहा है। तो दूसरा कथन एक की व्याख्या कर रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला कथन कह रहा है कि दीर्घकालिक रूप से रेडियो न्यूक्लाइड्स तत्वों के संपर्क में होने के कारण रेडियोधर्मी संदूषण मानव स्वास्थ्य और सामुद्रिक पारितंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकता है। बहुत बेसिक सी बात कह रहा है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ मानव शरीर में श्वसन, अवशोषण और अंतःक्षेपण के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं तथा डीएनए को क्षति पहुंचाकर कैंसर और जन्म दोष उत्पन्न कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आपका पहले स्टेटमेंट की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है भाई, कि किस तरह से मानव स्वास्थ्य पर जोखिम उत्पन्न कर सकता है, मानव स्वास्थ्य के लिए किस तरह से खतरा है, यह दूसरा स्टेटमेंट बता रहा है। तीसरा कह रहा है कि समुद्री पर्यावरण में मुक्त किए गए रेडियो न्यूक्लाइड्स महासागरीय धाराओं के माध्यम से लंबी दूरी तक प्रवाहित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो,
पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सामुद्रिक पारितंत्र के लिए जोखिम उत्पन्न करता है। कैसे जोखिम उत्पन्न करता है, जैसे कि कैसे जोखिम उत्पन्न करता है, तो तीसरा स्टेटमेंट देखो तो कह रहा है कि समुद्री पर्यावरण में मुक्त किया गया रेडियो न्यूक्लाइड्स महासागरीय धाराओं के माध्यम से लंबी दूरी तक प्रवाहित हो जाता है। लंबी दूरी तक प्रवाहित होगा तो मानी लंबे क्षेत्रों तक क्या करेगा, वो जो ये रेडियो न्यूक्लाइड्स है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, वहां के एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही, और तीसरा स्टेटमेंट भी पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इसमें भी सामुद्रिक पारितंत्रों के लिए जोखिम उत्पन्न करने की बात कह रहा है। तो यानी किस तरह से जोखिम उत्पन्न करेगा, ये तीसरा स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है, तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, और दोनों कथन क्या है, कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर 3 स्टेटमेंट दिया है तो कौन सा व्याख्या कर रहा है, कौन सा व्याख्या कर नहीं कर रहा है, ये आप इजिली कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो उपरोक्त में से कितने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अवनत स्थलीय अंतर्देशीय जल समुद्री एवं तटीय पारितंत्रों के कम से कम 30% का पुनर्स्थापन करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि संरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से स्थलीय तथा समुद्री क्षेत्रों के कम से कम 50% का संरक्षण करना है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि संरक्षित क्षेत्रों के माध्यम से हमें स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों के कम से कम 50% का संरक्षण करना है। 30% का पुनर्स्थापन किया जाएगा, यानी कि अब तक जितने लॉस हो चुके हैं उसका 30% हमको पुनर्स्थापित करना होगा, फिर से उसको सही करना होगा, बहाल करना होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों के कम से कम 50% का हमको संरक्षण करना होगा, ताकि फिर से ये विलुप्त न हो जाए या फिर से इन पर कोई नुकसान न पहुंचे। तो हम अब 50% तक के क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करेंगे ताकि ये संरक्षित रहें। अगर हम संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि वहां पे जाकर के लोगों की गतिविधियां बढ़ेंगी, कंपनियां तरह तरह की फैक्ट्री स्थापित होंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ के एनवायरमेंट को बहुत डैमेज हो जाएगा, बहुत लॉस होगा। तो संरक्षण हम लोग 50% तक के क्षेत्रों को संरक्षण करेंगे। तीसरा कह रहा है आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश तथा स्थापित होने को कम से कम 50% तक कम किया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट सही। आक्रामक प्रजाति क्या होता है भाई, कि किसी दूसरे जगह की प्रजाति आकर के स्थानीय प्रजाति को ग्रोथ नहीं करने देता है, खुद ग्रोथ करता है, लेकिन उस स्थान की जहाँ पे वो हमेशा से उगते आया है उसको नहीं उगने देता है, उसको ग्रोथ नहीं करने देता है, खुद अपने ग्रोथ करता है। तो इससे क्या होता है कि जो स्थानीय प्रजाति होती है वो विलुप्त होने लगती है, इसी को आक्रामक प्रजाति कहते हैं। समझ आई बात। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है आक्रामक प्रजाति से, आप बुक्स में नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए आक्रामक प्रजाति से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक स्पेशल एरिया मान लो, क्षेत्र मान लो, ठीक है, जैसे मान लो पश्चिमी घाट में कोई ऐसे पौधे हैं, प्लांट्स हैं जो स्थानीय है, यहाँ पे हमेशा से उगते आए हैं, सदियों सदियों युगों युगों से उगते आ रहे हैं, इसी एनवायरनमेंट में ही वो उग सकते हैं, किसी अन्य जगह पे नहीं उग सकते। अब हम किसी बाहरी पौधा, विदेशी पौधा को लाके यहीं लगा दें, तो ये जो विदेशी पौधा है, इसी को आक्रामक पौधा कहा जाएगा। ये जो विदेशी पौधा है आएगा, बहुत तेजी से अपना ग्रोथ करेगा, तो ये जो पहले से स्थानीय पौधा थे ये अब उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और ये जो आक्रामक पौधा है, जो विदेशी पौधा है, बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, इस तरह से ग्रोथ करेगा कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और बाहरी विस्तार अपना इस तरह से करेगा कि ये जो स्थानीय पौधा है ये खुद ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो स्थानीय पौधा होगा वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगा। तो इसीलिए टारगेट किया जाता है कि जो आक्रामक विदेशी प्रजाति होते हैं उनके प्रवेश को रोका जाए। ठीक है, तो कितना टारगेट किया गया, 50% तक टारगेट किया गया है। दूसरा कह रहा है कि जैव विविधता हेतु सभी स्रोतों से प्रति वर्ष कम से कम 200 अरब डॉलर की व्यवस्था। देखो सभी स्रोतों से नहीं, यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी स्रोतों से नहीं, जो भी देना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा, अपने इच्छा के अनुसार डोनेट कर सकता है, और लक्ष्य रखा है कि कम से कम 200 अरब डॉलर की व्यवस्था की जाएगी हर साल, लेकिन सभी स्रोतों से नहीं। यहाँ पे चौथा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है, यानी केवल 3 कथन आपका करेक्ट होगा। एक मिनट। हाँ, तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाह्य स्थानीय संरक्षण में प्रयुक्त तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है फॉस्टरिंग में निर्धारित प्रजातियों के अतिरिक्त अंडों का संग्रहण कर उपजनक के साथ नियंत्रित परिवेश में उनका पालन पोषण किया जाता है। ओके, जिससे वन
समष्टि में वृद्धि होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि सोमैटिक सेल क्लोनिंग में प्रजनन कोशिकाओं का उपयोग, देखो प्रजनन कोशिकाओं का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि कायिक कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। काय कोशिकाओं का उपयोग कर किसी प्रजाति का प्रसार किया जाता है, जिससे परिणामी समष्टि आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित होती है। इसे आनुवंशिक विविधता नहीं बल्कि आनुवंशिक एक रूपता सुनिश्चित होती है। एक रूपता सुनिश्चित होती है। तो यहाँ दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, रॉटरडैम अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अभिसमय के अंतर्गत पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के तहत निर्यातक देशों को निर्धारित परिसंकट में रसायनों के व्यापार से पूर्व आयातक देशों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो रॉटरडैम अभिसमय ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो कोई देश ए है, वो देश बी में अपना एक पदार्थ भेजना चाह रहा है, ठीक है। तो इसकी रॉटरडैम अभिसमय ये कहता है कि ये देश की जिम्मेदारी है कि जिस देश में वो अपना केमिकल, अपना वो पदार्थ भेज रहा है, वो बी को बताए कि इसकी क्या क्या हानि हो सकती है, इसके क्या क्या लाभ हैं, इसका किस तरह से उपयोग किया जाएगा तो प्रॉफिट होगा, किस तरह से अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो इससे एनवायरनमेंट को लॉस होगा। यानी कि इसके सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ बताना होगा बी देश को। और अगर बी देश ने अनुमति दे दिया कि हाँ ठीक है, तुम हमारे इस देश में इस पदार्थ को भेज सकते हो, बेच सकते हो, तो इसी को रॉटरडैम अभिसमय कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि व्यापार के पूर्व ही आयातक देशों की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। किस तरह के रसायनों के लिए? परिसंकट में रसायनों के लिए, जो ऐसे रसायन जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसके बारे में सब कुछ आयातक देश को बताना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है अभिसमय के परिशिष्ट थर्ड के अंतर्गत किसी रसायन का सूचीबद्ध होना उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध का कारण बनता है। नहीं, देखो पूर्ण प्रतिबंध का कारण नहीं बनता है। अभिसमय थर्ड में रखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ण प्रतिबंध हो जाएगा, उस पर व्यापार नहीं, उसका व्यापार नहीं होगा, उस देश में नहीं बेच पाएगा। डिपेंड करता है कि उस देश के ऊपर, अगर उस देश ने अनुमति दे दी है कि हाँ तुम्हारा ये प्रोडक्ट हमारे देश में आ सकता है, ये रसायन तुम हमारे देश में भेज सकते हो, तो अनुमति दे दिया है तो जो है उसको उस देश में भेजा जा सकता है। इसी को परिशिष्ट थर्ड, अभिसमय के परिशिष्ट थर्ड के अंतर्गत रखा जाता है जब देश अनुमति दे देता है। तो यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, केवल एक। ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई सीज ट्रीटी, ठीक है, बीबीएनजे समझौता। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री क्षेत्र विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करता है। देखो समुद्र में क्या है कि एक ऐसा जोन आता है जो हर देश, यानी ऐसे ऐसे सभी देश जिनका सीमा जो है समुद्र से लगता है, उसके 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है उस देश के संबंधित होगा, उस देश के अधिकार क्षेत्र में आएगा। लेकिन 200 नॉटिकल मील के बाहर का जितना भी समुद्री क्षेत्र होता है उसी को हम लोग कहते हैं हाई ट्रीटी। यानी कि यहाँ पे क्या है कि स्पेशली किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, सभी देशों का समान अधिकार होता है। ठीक है, सभी देश वहाँ पे जाकर के अपना रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में हाई सीज ट्रीटी या बीबीएनजे समझौता किया गया कि भाई समुद्री संसाधनों का प्रयोग जो है सतत तरीके से किया जाए, पर्यावरण के अनुकूल किया जाए, और उससे जो भी लाभ प्राप्त होता है, आनुवंशिक लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि खनन किया उससे कुछ ऐसी आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त हुआ जिससे कि हम दवा बना सकते हैं, उसका लाभ भी अन्य देशों को भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपका बीबीएनजे समझौता कहलाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण को सक्षम बनाता है तथा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य करता है। तो क्या ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य करता है? तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है मेरे बच्चे सही है। ठीक है, कि ये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को अनिवार्य करेगा क्योंकि स्पेशली इसी के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है नदी बाढ़कृत मैदान पारितंत्रों में बाढ़ के कार्यों पर विचार कीजिए। बाढ़ के लाभकारी पारिस्थितिक कार्य क्या हो सकते हैं? भाई बाढ़ के कुछ
कार्य भी, बाढ़ के कुछ फायदे भी होते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट देखो, तो भूजल का पुनर्भरण, तालाबों जलाशयों जैसे जल क्षेत्रों की पुनः पूर्ति होती है। जैसे जल क्या, तालाब वालाब खाली पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, बाढ़ आता है तो ये तालाब हो गए, जलाशय हो गए, भर जाते हैं। और जो भूजल का, जो हमारा भूजल है उसका फिर से पुनः भरण होता है, यानी कि फिर से रिचार्ज हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि पोषक समृद्ध अवसादों को हटाना, जिससे कृषि के लिए मृदा उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। देखो, अगर पोषक समृद्ध अवसादों को हटाया जा रहा है, ठीक है, बाढ़ के जल द्वारा, तो ऐसे में फिर कृषि मृदा उर्वरता में वृद्धि नहीं होगी, कमी आएगी। अगर अवसादन किया जाता है, लाया जाता है, कहीं से इकट्ठा करके लाया जाता है, तो उस जगह की मृदा उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि क्या होता है कि पहाड़ों से नदियाँ, पर्वतों से नदियाँ चल करके आती है, तो अपने साथ साथ बहुत सारे पोषक पदार्थों को भी बहा करके लाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, बहा करके अपने अवसादों को यहीं इकट्ठा कर देती है, छोड़ देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मैदानी क्षेत्र होता है ना, समय समय पर इसमें पोषक तत्वों की बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा बढ़ जाता है, पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, तो कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। अब मान लो कि यही जो बाढ़ का जल है, यहाँ से पोषक तत्वों को बहा करके कहीं और लेके चला जाए, यहाँ से हटा करके कहीं और लेके चला जाए, तो क्या होगा, यहाँ की कृषि उर्वरता में कमी आएगी ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हटाया जा रहा है। अब हटाया जा रहा है, फिर कह रहा है कि जिससे कृषि के लिए मृदा उर्वरता में वृद्धि होगी। जब हट रहा है अवसाद, पोषक समृद्ध अवसाद जब हट रहा है, तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि कैसे हो सकती है, मृदा उर्वरता में वृद्धि कैसे हो सकती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। माइंड गेम खेला जाता है आप लोग के साथ, बस आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तीसरा कह रहा है कि मत्स्य अंड जनन के लिए पारिस्थितिक उत्प्रेरक उपलब्ध कराना और जैव विविधता का समर्थन करना। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। ये जो बाढ़ वाढ़ का पानी आता है, इससे क्या होता है कि मत्स्य जो होते हैं, इसमें अंड जनन होता है, ये परिस्थिति के अनुकूल होता है इस दौरान। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा गलत था केवल। ओके, चलो अगला देखो। क्लाइमेट फीडबैक लूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण वायुमंडलीय जलवाष्प में वृद्धि जो है सकारात्मक फीडबैक लूप का एक कारण बनता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है पादपों तथा मृदा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नकारात्मक फीडबैक लूप का कारण बन रहा है। ठीक है, जब भूमंडलीय ताप वृद्धि हो रहा है, वायुमंडलीय जलवाष्प जब वृद्धि हो जाती है वायुमंडलीय जलवाष्प की, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसे हम सकारात्मक फीडबैक लूप कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब पादपों और मृदा द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लिया जाता है, तो इसी को हम नकारात्मक फीडबैक लूप कहते हैं। तो दोनों आपका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, जल का प्रकार दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, 3 दिए हैं। चलो देखो, तीनों में क्या कह रहा है कि नील जल में, तो नदियों, झीलों, भूजल, जलभृतों में संचित जल सम्मिलित होता है। यह मानव उपयोग और जलीय परितंत्रों के लिए उपलब्ध होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही, इसी को नील जल कहा जाता है। हरित जल में यह मृदा में निहित आर्द्रता को संदर्भित करता है, यानी मृदा में जो आर्द्रता निहित होता है उसी को हरित जल कहा जाएगा, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है, जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में पुनः अवशोषित हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। तीसरा कह रहा है धूसर जल, इसमें कह रहा है कि यह शौचालयों से उत्पन्न अपशिष्ट जल है, जो व्यापक उपचार के बिना पुनः उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं होता है। तो शौचालयों से जो भी जल उत्पन्न होता है उसको काला जल कहा जाता है। ठीक है, काला जल, देखो सीवर उवर का पानी ब्लैक कलर का होता है, उसी को काला जल, हम इसे बिना उपचार किए डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जल क्या होता है, किचन, देखो किचन विचन से जो भी पानी निकलता है, या घर से जो पानी निकलता है, जैसे हम लोग कपड़ा धुलते हैं तो वो पानी जो निकलता है, या फिर हम बर्तन वर्तन धुलते हैं तो उससे जो पानी निकलता है, तो ये सभी क्या होता है, दूसरा जल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा सही नहीं है, पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि जल क्षेत्रों में लाल या गुलाबी रंग की उपस्थिति प्रायः यूग्लेनोफाइट प्रस्फुटन के कारण होती है, जो एस्टेक्सेंथिन नामक वर्णक उत्पन्न करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, जल क्षेत्रों में अगर लाल या गुलाबी रंग आ जाता है, लाल या गुलाबी रंग हो जाता है जल, तो ये किसके कारण होता है, एक, इसी को हम लोग कहते हैं यूग्लेनोफाइट प्रस्फुटन। ये इस किसके कारण होता है, तो एक एस्टेक्सेंथिन नामक एक वर्णक होता है, उसी के कारण
ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि यूग्लेनोफाइट जो है पोषक तत्वों की कमी और ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण में पनपते हैं। देखो पोषक तत्वों की कमी होगी तो नहीं उत्पन्न होगा, पोषक तत्वों की अधिकता जहाँ पे होगी वहाँ पे इस तरह का आपको कंडीशन उत्पन्न होते हुए दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि शैवाल प्रस्फुटन तब होता है जब वो जलीय पाइतंत्र में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, हमने आपको कई बार क्वेश्चन सॉल्व कराया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो पोषक तत्वों की कमी ना होने की वजह से बल्कि पोषक तत्वों की अधिकता होने की वजह से ऐसा होता है। और ऑक्सीजन समृद्ध वातावरण में पनपते हैं और विलीन ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाकर जल की गुणवत्ता में सुधार करता है। ये जल की गुणवत्ता में सुधार नहीं करता बल्कि इसकी वजह से जल की गुणवत्ता में कमी आती है और ऑक्सीजन की जो डिमांड है बीओडी जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, गलत है। ठीक है, इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एक सही है, दो सही नहीं है। ठीक है, पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। महासागरीय प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है तटीय उत्प्रवाह गहन समुद्री जल में उपस्थित पोषक तत्वों की को सतह पर लाता है जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तटीय उत्प्रवाह मतलब क्या है कि देखो जो हमारे धरातल के अंदर का जो ठंडा जल होता है वो ऊपर की तरफ, धरातल के अंदर का नहीं सॉरी, समुद्र का जो ठंडा जल होता है, देखो ऊपर का जो जल होता है वो गर्म होता है। ठीक है, और अंदर का जो समुद्र के अंदर का जो जल होता है, गहराई वाला जो जल होता है वो ठंडा होता है। तो जब ये गहराई वाला जल ऊपर की तरफ आता है ना, तो गहराई में जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, तो इसी को तटीय उत्प्रवाह कहते हैं। जब ये सतह पर आता है तो बहुत सारे जीव इसको कंज्यूम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि उत्पादकता में वृद्धि होती है। ओके, जिससे समुद्री उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसी को तटीय उत्प्रवाह कहा जाता है। दूसरा कह रहा है कि एल नीनो परिघटना के दौरान पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में उत्प्लावन प्रबल हो जाता है जिससे मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि होती है। देखो आप लोग देखेंगे एल नीनो की घटना क्या होता है, जो पेरू तट है, पेरू तट के पास जो समुद्री जल होता है, आप लोग को ध्यान होगा कि यहाँ पे एक जलधारा बहती है, एक ठंडी जलधारा बहती है, पेरू जलधारा भी कहा जाता है। तो ठंडी जलधारा बहती है किधर से, तो पूर्वी प्रशांत महासागर से इधर की तरफ हिंद महासागर की ओर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, फिर ऑस्ट्रेलिया से होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी तक आती है। तो ये ठंडी जलधारा बहती है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। तो जब ये ठंडी जलधारा समुद्र की गहराई से ये ठंडी जलधारा बाहर की तरफ आती है तो ये अपने साथ बहुत सारे पोषक तत्व लाती है। ठीक है, तो ठंडी जलधारा जब बहती तब, लेकिन ये क्या होता है जब ये लानिना की स्थिति होती है तब ऐसी स्थिति होती है। एल नीनो के दौरान क्या होता है कि आप लोग को पता होगा, हमने आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ाया हुआ है टेस्ट नंबर 3 के क्लास में, दृष्टि आई इसकी टेस्ट नंबर 3 की क्लास में, कि एल नीनो की स्थिति में क्या होता है कि पेरू के पास एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जलधारा जो है यहाँ पे बाधित हो जाता है। जो ठंडी जलधारा है ये नहीं बहता है, बल्कि गर्म जलधारा बहने लगती है। यहाँ पे हाई प्रेशर की बजाय लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। तो जब लो प्रेशर उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में समुद्री जो तटीय उत्प्रवाह होता है या उत्प्लावन प्रबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे में क्या होता है कि जो समुद्र की गहराई का जो पोषक तत्व होता है ऊपर नहीं आ पाता है, तो यहाँ पे मत्स्य उत्पादकता जो है प्रभावित हो जाती है एल नीनो के दौरान। ठीक है, एल नीनो के दौरान जो है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में उत्प्लावन प्रबल नहीं होता है बल्कि कमजोर हो जाता है। इससे क्या होता है, मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। तो दूसरा गलत है ये। तीसरा कह रहा है कि उत्प्रवाह के क्षीण होने से उपसतही जल में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है जिससे ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्रों का विस्तार होता है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो दूसरा स्टेटमेंट बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बच्चे? थोड़ा सोचा करो। तो बिल्कुल आपका ये दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बेसिकली पहला तो ये एलिमिनेट ही हो जाएगा, आंसर आपका इजीली निकल के आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि उत्प्रवाह के क्षीण होने से अगर उत्प्रवाह कमजोर होता है तो ऐसी स्थिति में जो उपसतही यानी कि सतह के नीचे के जल में जो ऑक्सीजन का स्तर है वो घट जाता है भाई, क्योंकि देखो जल का जो सर्कुलेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो जब उत्प्रवाह कमजोर हो जाएगा यानी कि जल का जो सर्कुलेशन है कि ठंडा जल ऊपर जा रहा है, गर्म जल नीचे जा रहा है, फिर गर्म जल जो है ठंडा होकर के फिर ऊपर की तरफ आ रही है, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। जब आप समुद्र वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, इससे कि ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है और ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।
कथन 1 दिया है, कथन 2 दिया है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है कि पूर्वोपाय सिद्धांत के अनुसार संभावित पर्यावरणीय हानि के संबंध में पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता न होने पर भी निवारक उपाय अपनाना आवश्यक होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि सिद्धांत उद्भव पर्यावरणीय जोखिमों के संबंध में वैज्ञानिक अनिश्चितता के कारण हुआ है। इसे वर्ष 1992 में रियो डिक्लेरेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में सम्मिलित किया गया था। तो दोनों ही कथन सही है और दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। पर्वतीय पाइतंत्र की गतिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ताप वृद्धि के कारण हिमालय में वृक्ष विकास रेखा ऊपर की ओर स्थानांतरित हो रही है, जिससे अल्पाइन जैव विविधता में परिवर्तन हो सकता है और शीत ऋतु अनुकूलित प्रजातियों के पर्यावरण के विस्तार में संकुचन हो सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव जो है पर्वतों पर भी पड़ेगा, ठीक है। पर्वतीय पारितंत्र पर भी पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग देखेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने की वजह से हमारा जो ट्री लाइन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। नीचे आपको बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे, थोड़े घने पेड़ देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो पौधों में विविधता कम होती जाती है, वेराइटी कम हो जाती है और कम पौधे उगने लगते हैं। एकदम ऊपर जाएंगे तो आपको काई लाइकेन जैसे टुंड्रा पारितंत्र के जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, वहाँ ये एकदम ऊंचाई पे उगते हैं। बीच में टैगा तरह की वनस्पति उगती है और एकदम नीचे जो है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा प्रॉपर होती है, तो यहाँ पे आपको घने जंगल पेड़ पौधे देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है तो आप लोग देखेंगे कि ये जो वृक्ष विकास रेखा है ऊपर की तरफ बढ़ा है, यानी अब ऊपर की तरफ भी पेड़ पौधे थोड़े घने होते जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। अगर तापमान नहीं बढ़ता तो यहाँ पे क्या होता कि भाई पेड़ पौधे नहीं होते, टेडा या टुंड्रा प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। लेकिन अब तापमान कम हो रहा है, ऊपर तापमान बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे भी आपको ट्री लाइन देखने को मिलेगा। तो अल्पाइन जैव विविधता में परिवर्तन हो सकता है, शीत अनुकूलित प्रजातियों के पर्यावास में विस्तार में संकुचन हो सकता है। भाई जीव जंतुओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो जीव जंतु ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जैसे टुंड्रा या टाइगर तरह की जलवायु में रहते हैं, अगर यहाँ का तापमान बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ की प्रजाति जो होंगे, जो जीव जंतु होंगे, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं अनुकूलित के लिए कहीं दूसरी जगह प्रवास करेंगे, तो इनके पर्यावास के विस्तार में भी संकुचन हो सकता है। संकुचन यानी कमी आएगी इनके विस्तार में। तो यह पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड केवल उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों तक ही जोखिम उत्पन्न करते हैं और निम्न धारा क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते। अब इसको इस तरह से समझना, देखो कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो इसकी वजह से जो हिम है बहुत तेजी से पिघल रहा है। हिम पिघलने की वजह से क्या होता है कि नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। पर्वतों में ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, बर्फ जमे हुए रहते हैं। तो अगर ये बर्फ पिघलेगा तो ऐसी स्थिति में जब ये बर्फ पिघलता है तो कहीं ना कहीं चट्टानों के बीच में फंस जाता है और इसी में फंसा रह जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल जब इसमें भर जाता है, ये जो बर्फ था पिघल करके कहीं चट्टानों में फंसने की वजह से या कहीं गड्ढे में, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढों में इकट्ठा हो गया है। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या है कि इसमें अवसाद बढ़ रहा है, समय के साथ साथ इसका जल का भार बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति एक समय ऐसा आता है कि ये जो जो ये सीमा है, ये जो तटबंध है, जिस पानी को इकट्ठा करके रखा हुआ है, ये टूट जाएगा। जब ये टूटता है ना तो पूरे का पूरा एकदम क्षेत्र को तबाही मचा देता है। इसमें बहुत सारे अवसाद इकट्ठा होते हैं, गंदा जल होता है, ठीक है। साथ में ये पत्थर कंकड़ सब तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। इसी को कहते हैं आउट ग्लेशियर लेक आउट फ्लड। तो लेक बनता है, ग्लेशियर पिघलता है तो इससे लेक बनता है। लेक बनने की वजह से जब जल का भार बढ़ जाता है तो वो जो पूरा समझ लो जो बेसिन था वो इस जल को भार को इकट्ठा नहीं कर पाता है, या जो तटबंध था इस जल के भार को सहन नहीं कर पाया, टूट गया, तो इसकी वजह से जो बाढ़ आ जाता है उसी को आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि केवल उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों तक ही जोखिम उत्पन्न करता है, निम्न धारा क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता। कैसे नहीं प्रभावित करेगा भाई? जब इतनी भयानक तरीके से लाख लीटर जल पानी अगर नीचे की तरफ आएगा तो अन्य क्षेत्रों में को भी ये प्रभावित करेगा। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यहाँ से अब साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि
ब्लास्टोसिस्ट से प्राप्त भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं प्लूरिपोटेंट होती हैं और शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका में विकसित हो सकती हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि वयस्क स्टेम कोशिकाएं शरीर के ऊतकों में बड़ी संख्या में मौजूद होती है। देखो बड़ी संख्या में नहीं, बहुत ही कम संख्या में मौजूद होती हैं तथा भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के समान सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती हैं। तो देखो ये सभी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर सकती, बस कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का ही निर्माण कर सकती है। तो दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं वयस्क कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से रिप्रोग्राम करके भ्रूण स्टेम कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने के लिए बनाई जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी राइट आंसर आपका 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल मॉडल डेटा के आधार पर सामग्री की क्रमिक परतों को जमा करके वस्तुओं का निर्माण शामिल है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि डिजिटल मॉडल डेटा के आधार पर सामग्री की क्रमिक परतों को जमा करके वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा कह रहा है कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अपनी उच्च परिशुद्धता के कारण किसी भी प्रकार की पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीकों की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भाई ये किसी भी प्रकार की पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीकों की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, ऐसा नहीं है। ये किसी भी प्रकार की पोस्ट प्रोसेसिंग तकनीकों की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है। तीसरा कह रहा है कि धातु, पॉलीमर, सिरेमिक, कंक्रीट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, पेरोवस्काइट सौर सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेरोवस्काइट सौर सेल, पहला कथन कह रहा है कि इन सौर सेल में धातु हैलाइड पेरोवस्काइट मुख्य प्रकाश अवशोषित सक्रिय परत के रूप में कार्य करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि पेरोवस्काइट सौर सेल को परंपरागत सिलिकॉन आधारित फोटो वोल्टिक सेल की तुलना में अधिक सघन सक्रिय परत होती है। ये कह रहा है अधिक सघन सक्रिय परत होती है परंपरागत सिलिकॉन आधारित फोटोवोल्टिक सेल की तुलना में। तो ये गलत है, बहुत ही पतली परत होती है, बहुत सघन नहीं होता है, बहुत पतली परत होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि पेरोवस्काइट अवशोषक परतों को सिलिकॉन के साथ मिश्रित करके टैंडम सौर सेल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पूछा था कितने सही हैं, तो केवल 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त कितनों को सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी के प्रकार माना जाता है। तो सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी का प्रकार माना जाता है। देखो पात्र निषेचन, हिंदी में यही होता है, पात्र निषेचन लिखा जाएगा, इसको आईवीएफ कहते हैं। ठीक है, तो आईवीएफ हो गया, आईसीएसआई हो गया, दाता शुक्राणु या दाता अंड का उपयोग करना, सगर्भीय सरोगेसी। तो ये सभी क्या है, जननीय प्रौद्योगिकी प्रकार के अंतर्गत आएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें दोस्तों, अगर साइंस का कर रहे हैं या एनवायरमेंट कर रहे हैं तो जरूर से जरूर, और इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो जरूर से जरूर इंग्लिश वाले क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लेना, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कथन एक। कथन एक कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखला पर साइबर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग व्यापक रूप से तृतीय पक्ष और ओपन सोर्स घटकों पर निर्भर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि तृतीय पक्ष और ओपन सोर्स घटकों पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग साइबर हमले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं आपूर्ति सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखला में। दूसरा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखला के जोखिम मुख्य रूप से बाह्य निर्भरताओं से नहीं अपितु आंतरिक रूप से विकसित स्रोत कोड में मौजूद कमियों की उत्पन्न होती है। देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग जो है व्यापक रूप से तृतीय पक्ष और ओपन सोर्स घटकों पर निर्भर है। अब भाई तृतीय स्रोत और ओपन सोर्स घटकों पर निर्भर है तो इनकी वजह से जो है यहाँ पे जोखिम उत्पन्न होगा ना। ये क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जोखिम मुख्य रूप से बाह्य निर्भरताओं से नहीं बल्कि बाह्य निर्भरताओं और जो तृतीय पक्ष प्रयोग कर रहा है सॉफ्टवेयर का उसकी वजह से जोखिम उत्पन्न हो रहा है, न कि आंतरिक रूप से विकसित स्रोत कोड में मौजूद कमियों की वजह से। तो यहाँ दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखला में निर्भरताएं कई पूर्तिकर्ताओं से उत्पन्न हो सकते हैं और ये भिन्न निर्भरताएं जो है अतिरिक्त घटकों पर भी निर्भर हो सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक कथन जो है कथन 2 और कथन 3 की सही व्याख्या कर रहा है और वही कथन जो है कथन 1 की व्याख्या करता है। केवल एक कथन जो है सही है इनमें से, जो कि तीसरा है, दूसरा वाला तो गलत था, और यही तीसरा कथन जो है कथन 1 की व्याख्या कर रहा है।
कथन एक कह रहा है कि इम्यूनोथेरेपी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें नष्ट करने में मदद करती है, जिससे प्राकृतिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया की सीमाओं का निवारण किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है प्रतिरक्षा तंत्र कभी कभी कैंसर कोशिकाओं को इसलिए नष्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वह उन्हें बाह्य कोशिका के रूप में पहचान नहीं पाता या प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हो पाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कैंसर कोशिकाएं ऐसे संकेत उत्पन्न कर सकते हैं जो उन्हें प्रतिरक्षा तंत्र से छिपने में मदद करते हैं। तो ये देखो कैंसर बहुत चंट भी होते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका होगा कथन 2, कथन 3 दोनों ही कथन जो है कथन 1 की व्याख्या कर रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो कितनी जो है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक विधियां हैं? पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक विधियां हैं तो केवल एक है, मॉड्यूल लैटिस आधारित की एनैप्सुलेशन मैकेनिज्म। ठीक है, यही जो है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी विधियां हैं। बाकी जो दो हैं, आरएसए एन्क्रिप्शन और एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, ये दोनों जो है पारंपरिक क्रिप्टोग्राफी विधि हैं। ठीक है, तो केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उपरोक्त में से कितने जैव प्रक्रिया के विशिष्ट चरण हैं? जैव प्रक्रिया के विशिष्ट चरण कौन कौन से हैं? ये सभी तीनों हैं। फीड स्टॉक का पहले क्या किया जाता है? पूर्व उपचार किया जाता है। फिर किण्वन या जैव उत्प्रेरण किया जाता है। उसके बाद उत्पाद की पुनर्प्राप्ति और शोधन हेतु अनुप्रवाह प्रकरण किया जाता है। तो तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखो, स्वास्थ्य सेवा और इलेक्ट्रॉनिक में तेजी से उपयोग किए जा रहे प्लाज्मोनिक सेंसर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ये प्लाज्मोनिक सेंसर का प्राथमिक कार्य क्या है दोस्तों? तो पदार्थों के स्थानीय अपवर्तनांक में भिन्नताओं का पता लगाना। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि जेट इंजन उच्च गति वाले गैसों को पीछे की ओर निष्कासित कर थ्रस्ट उत्पन्न करता है, जिससे विमान आगे की ओर गति करता है। तो बहुत बेसिक सा बात कह रहा है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि जेट इंजन में टरबाइन यांत्रिक रूप से कंप्रेसर से जुड़ा होता है और इसके संचालन में सहायता करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि टर्बोफैन इंजन में प्रवेश करने वाली वायु सभी वायु जो है इंजन दहन के लिए दक्ष कक्ष से होकर गुजरती है। देखो सभी वायु जो है ईंधन दहन के लिए दहन कक्ष से होकर नहीं गुजरती, ये दो धाराओं में बहती है। ठीक है, एक तो पूरे टरबाइन में चलती है, दूसरा जो है ये दहन कक्ष में होकर गुजरती है। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखो, अगर साइंस टे की क्लास करनी है तो आरजी सर की क्लास कर लो यूट्यूब पर। मैराथन क्लास है, या फिर आप हमारे ऐप पर क्लब आईएएस ऐप इंस्टॉल करके उसमें बहुत डिटेल में आरजी सर ने साइंस टेक को पढ़ाया है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जिनको कन्फ्यूजन लग रहा है, जिनको डाउट लग रहा है, तो वो लोग बिल्कुल आरजी सर की क्लास कर लें साइंस टेक की। ओके, क्लब आईएएस ऐप इंस्टॉल करेंगे तो 199 में आपको पूरा साइंस टेक की क्लास कम्प्लीटली मिल जाएगी। इसके लिए डेमो क्लास यूट्यूब पर देख लेना। और मैं इतना डिटेल में साइंस के क्वेश्चन इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ कि आप लोग को पता है कि साइंस के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें बहुत बारीकी से हर एक पॉइंट को बताना पड़ेगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो ऐसे में क्या होगा ना कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक तरह से ये क्लास बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको स्पेशली क्लास करना है तो आप लोग आरजी सर की क्लास ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज की क्लास है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सभी क्वेश्चंस को कवर करना है मिनिमम टाइम में। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे झिल्ली बद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम मौजूद होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट देखो, पहले स्टेटमेंट की व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होता है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये थोड़ी बता रहा है कि क्यों अनुपस्थित होता है। दूसरा स्टेटमेंट दूसरी चीजों के बारे में बता रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम मौजूद होता है और ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में सही कह रहा है, लेकिन ये दूसरे की पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है कि क्यों अनुपस्थित होता है, ये तो नहीं बता रहा है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की विशेषता क्या है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्र की विशेषता क्या है भाई? तो क्रोमैटिन को परिबद्ध करने वाला और केंद्रक छिद्रों वाला एक दोहरी झिल्लीदार आवरण होता है। तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रकार संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो भाई ये तीनों ही होते हैं, क्लोरोफिल, जेंथोफिल और कार्टिनोइड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी सभी तीन। कोशिका मृत्यु का प्रकार, देखो कोशिका मृत्यु का प्रकार दिया है, बताना है कि कितने युग में सही सुमेलित हैं। तो एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस में एक नियंत्रित प्रक्रिया के तहत कोशिकाओं की स्वतः मृत्यु, जिसमें कोशिकाएं एक निश्चित तरीके से स्वयं को नष्ट कर लेती हैं। जब कोशिका खुद को मार डालती हैं, ये सुसाइड कर लेती हैं, तो इसी को एपोप्टोसिस कहते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है। स्वभक्षण, वह प्रक्रिया जिसमें कोशिकाएं तनाव की स्थितियों में अपने ही घटकों का पुनर्चक्रण करती हैं, इसी को स्वभक्षण कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी कोशिका की मृत्यु हो जाती है। तीसरा है ऊतक क्षय, इसमें कह रहा है कि कोशिका मृत्यु की एक विनियमित प्रक्रिया जो शरीर की सामान्य क्रियाविधि को बनाए रखने में सहायक होती है। देखो ऊतक क्षय क्या होता है कि जैसे चोट लग जाती है, हमारा खून बहने लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब चोट लग जाती है, तो चोट लगने के कारण होने वाली जो आकस्मिक कोशिका मृत्यु होती है, उसी को हम ऊतक क्षय कहते हैं। हमें चोट लगती है तो उस जगह की कुछ सेल्स जो होती है वो मर जाती हैं, इसी को ऊतक क्षय कहते हैं। तो तीसरा गलत है, ये तीसरा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी दो सही सुमेलित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कथन देखो, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। सिख जी का लक्ष्य जो है मात्र एक माइक्रो सेकेंड में सूचना भेजना और उसे प्राप्त करना है, जो कि मात्र एक सेकेंड में सूचना भेजना और उसे प्राप्त करना है, जो कि 5G की अनुक्रिया समय से लगभग 1000 गुना तीव्र है। पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई, इसकी स्पीड की बात कर रहा है कि एक माइक्रो सेकेंड में हम सूचना भेज सकते हैं और उसे प्राप्त भी कर सकते हैं, और 5G की अनुक्रिया में समय से लगभग 1000 गुना तीव्र होगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, मुझे शिकायत इस बात की कि अभी भी हमारे गांव में 5G नेटवर्क ढंग से काम नहीं करता। रूम में बैठे रहे तो हमारा नेटवर्क काम ही नहीं करता है, फोन ऑफ बताता है, और खास करके जियो की तो स्थिति और ही खराब है। जब भी मैं अपने गांव जाती हूँ तो वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं रहता है, मैं क्लास ही नहीं ले पाती हूँ। मैं चाहूँ कि क्लास लेके अपलोड कर दूँ तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। 5G क्या 4G भी ढंग का नहीं चल रहा है गाँव में, तो ऐसी स्थिति है। और 6G लॉन्च करने जा रहे हैं इन लोग। दूसरा देखो तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड 6G सहित दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, बहुत पॉजिटिव बात बोल रहा है। तीसरा देखो, तीसरे स्टेटमेंट सब खेला है। भारत 6G अलायंस भारत में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए स्थापित एक सरकारी निकाय है। देखो ये कोई सरकारी निकाय एक तो नहीं है। दूसरा है कि सभी जो उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको इकट्ठा करेगा और इस 6G अलायंस के लिए दूरसंचार सेवाओं को काम करेगा। सब मिल के काम करेंगे, विनियमित नहीं होगा बल्कि एक क्या है तो सहयोगी या फिर सहभागीदारी होगी सभी की। ये तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। विनियमित कैसे करेंगे भाई, ये आपस में मिलजुल के काम करेंगे ना, ताकि और लोगों का पैसा चूस सके। इतना ज़्यादा इन लोगों ने पैसा रिचार्ज का बढ़ा दिया है। 22 दिन की वैलिडिटी देते हैं, पता नहीं किस हिसाब से ये 22 दिन की वैलिडिटी देते हैं। हम कहते हैं भाई तुम कॉल वैलिडिटी दो 30 दिन का, लेकिन ये जो डेटा है डेटा कम कर दो ना। तुम अगर हमको डेढ़ डेढ़ 1.5 GB डेटा दे रहे हो, 1.5 GB डेटा दे रहे हो, मत दो 1.5 GB डेटा, तुम हमको 500 MB ही दो पर डे। तो ये 500 MB पर डे डेटा नहीं देंगे, वैलिडिटी कम कर देंगे, कॉल वैलिडिटी हमारी कम हो जाएगी, रिचार्ज वैलिडिटी हमारी जो है ऑल पूरी की पूरी वैलिडिटी कम कर देंगे, लेकिन ये 22 दिन की डेटा देंगे, 22 दिन की हमें वैलिडिटी देंगे। इसमें इन लोग जो है 2 GB डेटा देंगे। ठीक है, 2 GB डेटा देंगे, मत दो भाई तुम डेटा। हर कोई मजबूरी में क्या होता है, घर में देखो सभी सदस्य के पास फ़ोन रहता है। अगर एक घर में 5 लोग हैं तो पाँचों के पास फ़ोन है। रीज़न ये है कि कोई भी बाहर जा रहा है तो आज तो ऐसी स्थिति है कि किस कब क्या किसके साथ घटना हो जा रहा है कुछ समझ में पता नहीं चलता है। तो हमें तुरंत घर पे इन्फॉर्म करना है, कुछ लाना है तो फ़ोन कर दिया हाँ ला दो, तो हमारे काम को फ़ोन ने आसान किया है। तो सबके पास फ़ोन हो गया। अब भाई बुज़ुर्ग है घर में, ठीक है, दादा-दादी हैं या नाना-नानी हैं, इनके हाथ में भी फ़ोन है। अब मजबूरन में इनको रिचार्ज कराना पड़ता है 300 रुपए का, 299 वाली। क्यों? क्योंकि कॉल करना है। अब भाई अगर कम, और मैं ये कहती हूँ भाई तुम हमें कॉलिंग वैलिडिटी दो, डेटा मत दो, बस प्राइस थोड़ा कम कर दो। इन लोग क्या करते हैं कि प्राइस वही रखेंगे, या अगर प्राइस कम भी करेंगे तो ये क्या क्या करेंगे, वैलिडिटी जो है कम कर देंगे, 22 दिन की कर देंगे, और डेटा जो है उनका उतना ही रहेगा। डेटा मत दो ना यार, हर कोई डेटा नहीं यूज़ करता है। मैं भी पूरे दिन डेटा नहीं यूज़ करती, हमारा पूरा डेटा बचा रह जाता है, यहाँ पे हमारा लॉस ही जाता है पैसा।
घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग का फ़ोन रिचार्ज होना ज़रूरी है। कम वैलिडिटी वाले तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। खैर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गगनयान मिशन के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने कक्षीय मॉड्यूल के भाग के रूप में अंतरिक्ष में संचालित होने के लिए डिजाइन किया गया है? तो क्रू मॉड्यूल है, सर्विस मॉड्यूल है। ये LVM-3 जो है ये एक प्रक्षेपण यान है, ठीक है। तो ये गलत है आपका, केवल 2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, सामान्य नाम और विशेषता और कोशिका भित्ति। हरित शैवाल में दोस्तों भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, पहला सही है। और सेल्यूलोज और पेक्टोज होता है कोशिका भित्ति। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज और पेक्टोज की बनी होती है। भूरा शैवाल भोजन जो है मैनिटोल लेमिनेरिन के रूप में संचित करते हैं और सेल्यूलोज और एल्जीन से इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। लाल शैवाल भोजन जो है फ्रेलोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है और इनका जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलेज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर से बनी होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। कोई शॉर्ट नोट्स बनाया है तो नोट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते हो एक वक्त के बाद फिर गैलरी में सारी स्क्रीनशॉट लिया हुआ फोटो जो होता है सब आप लोग गायब कर देते हो। अगला देखो, वृद्धि नियामक और संबंधित कार्य। पादप वृद्धि नियामकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ऑक्सिन का क्या काम होता है ये, ठीक है। ऑक्सिन का क्या काम होता है? ऑक्सिन क्या करता है? मूल विकास की शुरुआत और शिखाग्र प्राधान्यता का रखरखाव करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि जो पौधों की जो शीर्ष में वृद्धि होती है वो ऑक्सिन के कारण होती है। दूसरा है जिब्रेलिन, जरावस्था में देरी और तने की लंबाई में वृद्धि को बढ़ावा देता है, तो दूसरा सही है। तीसरा है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है और पत्ती के जीर्ण होने की प्रक्रिया को विलंबित कर देता है, तीसरा स्टेटमेंट सही। ये सभी जो है पादप हार्मोन है, ध्यान रखना। एफसीसिक एसिड के संदर्भ में कह रहा है कि बीज अंकुरण को बढ़ावा देना और वृद्धि में सहायता करना। देखो एफसीसिक एसिड जो होता है ना ये वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ये अंकुरण को रोक देता है, न कि बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे यही गलत है, ठीक है। चौथा सही नहीं है, केवल 3 ही सही से मिले थे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है 48, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कथन एक कह रहा है, अपशिष्ट जल की जीनोमिक निगरानी निम्न आय वाले देशों में संक्रामक रोग संचरित करने वाले रोगजनकों का पता लगाने हेतु एक उपयोगी साधन है। तो पहला आपका सही है, अपशिष्ट जल की जीनोमिक निगरानी की जाएगी। दूसरा है, अपशिष्ट जल जीनोमिक निगरानी व्यापक स्तर पर व्यक्तिगत नैदानिक परीक्षण का एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करती है, जहां नैदानिक परीक्षण संसाधन सीमित या अपर्याप्त है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है दोस्तों ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करेगी। तो इससे क्या है कि एक लागत प्रभावी विकल्प प्रदान कर रही है, इसका मतलब है कि हम इसको निम्न आय वाले देशों में संक्रामक रोगों को संचरित होने के लिए संचरित को रोकने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी रोग जनकों का पता लगाने के लिए हम इसका स्पेशली प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है और नैदानिक परीक्षण संसाधन सीमित या अपर्याप्त है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, दूसरा सही है। जहाँ पे इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी जहां नैदानिक परीक्षण संसाधन सीमित है या पर्याप्त है, तो वहां पे हम इस तरह की टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है, अपशिष्ट जल आधारित एपिडेमियोलॉजी एक प्रारंभिक चेतावनी साधन के रूप में काम करती है, जिससे रोग जनकों के सामान्य जनमानस में व्यापक रूप से प्रसारित होने से पहले कार्रवाई करना संभव है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और दोनों ही कथन जो है कथन एक की व्याख्या कर रहा है, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, नॉन कोडिंग आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो सूक्ष्म आरएनए मुख्य रूप से संदेशवाहक आरएनए से बांधित होकर और प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध कर जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि दीर्घ नॉन कोडिंग आरएनए डीएनए आरएनए और प्रोटीन के साथ परस्पर क्रिया करके जीन अभिव्यक्ति को विनियमित कर सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि माइक्रो आरएनए और दीर्घ नॉन कोडिंग आरएनए दोनों ही प्रोटीन कोडिंग अणु है, तो दोनों प्रोटीन कोडिंग अणु नहीं है, यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। तीसरा गलत है, राइट आंसर आपका 1 और 2 होगा। अच्छा ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। कितने पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व? तो देखो नाइट्रोजन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ये सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, बल्कि आयरन, जिंक, बोरॉन ये सभी जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
ये जो नाइट्रोजन है आपका, ये आपका स्थूल पोषक तत्व के अंतर्गत आएगा। तो आप लोग इसको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, और आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बाय बाय।